हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक नया टॉपिक रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल या न्यूक्लियर मॉडल। किसे बोलेंगे? रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, या इसी को हम बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा स्कैटरिंग मॉडल या एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। हम इसको समझने से पहले हम थोड़ी सी आपसे पिछली बातें कर लें, जो हमने पहले पढ़ाया हुआ है उनकी थोड़ी सी बात कर लें। हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने देखा था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देखी थी, हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी देखी थी, हमने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी देखी थी, फिर हमने उसके बाद हमने एटॉमिक नंबर देखा, मास नंबर देखा, फिर हमने उसके बाद देखा आपका लास्ट टॉपिक देखा था जे थॉमसन मॉडल। यदि याद हो तो जे थॉमसन साहब ने क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सिंपल सी बात है, वो क्या हुआ? फेल हो गए, क्योंकि वो किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे? वो सिंपल आपके अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, और वो स्पेक्ट्रम के बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो रदरफोर्ड साहब आए, इन्होंने एक अपना एक्सपेरिमेंट दिया। ये पूरा सिस्टमेटिक तरीके से है, पूरा एक्सपेरिमेंट हमें पढ़ना होगा अच्छे से। इन्होंने क्या किया था? सिंपल इन्होंने गोल्ड फॉयल लिया था। क्या लिया था? गोल्ड फॉयल। मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछता हूँ यहाँ पे सिंपल से। जैसे आपसे एक पहला क्वेश्चन पूछा जाए, ये गोल्ड फॉयल है, तो रदरफोर्ड के दिमाग में गोल्ड फॉयल ही क्यों आया था, और क्यों नहीं आया था दिमाग में? उसके दिमाग में ये भी आना चाहिए था भाई, हम किसी भी फॉयल कोई भी फॉयल ले सकते हैं, बेरिलियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, आयरन ले लो, सिर्फ गोल्ड फॉयल ही क्यों लिया? एनीबडी कैन एक्सप्लेन इट? तो भाई आप लोगों के पास आंसर समझ नहीं आ रहा होगा, बहुत से बच्चों को आंसर समझ आ गया होगा। तो इसका आंसर सिंपल होता है कि जो गोल्ड फॉयल क्यों आया था उसके दिमाग में, क्योंकि ये मोस्ट मैलिएबल होता है। कैसा होता है? मोस्ट मैलिएबल, मतलब बहुत ही अच्छा मैलिएबल मेटल है। ठीक है, और हाईली डक्टाइल भी है, हाईली डक्टाइल भी है। आप देखते हो उसको ज्वेलरी वगैरह में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, है ना। इसकी डक्टिलिटी भी क्या है? बहुत हाई होती है। यदि मैं मैलिएबिलिटी की बात करूं तो आपको पता है मैलिएबिलिटी हम उसे बोलते थे जब सिंपल किसी भी मेटल को बीटन करने पे, क्या करने पे? बीटन करने पे उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर लिया जाए विदाउट ब्रेकिंग, है ना, उसी को हम क्या बोलते थे? उसी को हम सिंपली मैलिएबिलिटी बोलते थे, है ना। उसी को तो हम मैलिएबिलिटी बोलते थे। अच्छा, अब डक्टिलिटी किसे बोलते हैं? अब बच्चा सोच रहा होगा, डक्टिलिटी हम उसे बोलते हैं, डक्टाइल उसे बोलते हैं जिसको हम क्या किस में कन्वर्ट कर लेते? थिन वायर्स में ड्रॉन कर लेते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल। हम उसे बोलते हैं सिंपल, उसे क्या बोलते हैं? बोलो, डक्टाइल बोलते हैं। मतलब जो गोल्ड होता है मैलिएबल भी बहुत अच्छा होता है और डक्टाइल भी बहुत ही अच्छा होता है। इसीलिए सिंपल रदरफोर्ड के दिमाग में ये बात आई थी। अच्छा, दूसरा, उन्होंने किसका बम्बार्डमेंट कराया था? उन्होंने अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया था, है ना। अल्फा पार्टिकल बोलो, या आप इसी को बोल सकते हो हीलियम का न्यूक्लियस। क्या बोल सकते हो? हीलियम का न्यूक्लियस। सिंपल समझना। यदि हम हीलियम को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? 2He4, इस तरीके से लिखते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो आपके सिंपल कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। ठीक है, इस बात को हम समझते हैं, बढ़ते आगे समझते हैं अच्छे से डिटेल में। अब देखो, हम पहले समझ लेते हैं एक्चुअल में इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट बताया था। ध्यान से समझना। क्या लिया इन्होंने? गोल्ड फॉयल लिया। क्या लिया? गोल्ड फॉयल। पहले समझा देता हूं, फिर लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बता दूंगा एक्चुअल में हम पढ़ने के हवाले हैं। तो देखो, गोल्ड फॉयल लिया, मैं इस फॉर्म में ले रहा हूं गोल्ड फॉयल, ऐसा नहीं है, आप सर्कुलर फॉर्म में भी ले सकते हैं, आपको बुक्स में सर्कुलर फॉर्म में मिलेगी। मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूं, सिंपल सामने से देख रहा हूं। ठीक है, ये आपकी गोल्ड फॉयल है। यहां पे मैं लिख देता हूं क्या? गोल्ड फॉयल। ठीक है, अब क्या हुआ? जैसे हमने गोल्ड फॉयल लिए, ठीक है, और हमने यहां पे एक स्क्रीन भी लेते हैं। हम किस कलर की? सिंपल कलर तो नहीं होता, सिंपल जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन लेते हैं। किसकी? जिंक सल्फाइड की सिंपल स्क्रीन लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जो स्क्रीन है आपकी,
ये है आपकी जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड ZnS, इसको बोलते हैं हम ZnS। ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान से देखना, अब क्या हुआ इसके बाद, अब इसके ऊपर किसको, कौन से पार्टिकल गिराए गए, अल्फा पार्टिकल गिराए गए। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का बम्बारमेंट कराया गया, पार्टिकल का बम्बारमेंट कराया, इस पर गिराया या बम्बार्डिंग कराई। ठीक है, या बम्बार्डिंग कराई, गिराया जब इस पे अल्फा पार्टिकल, तब क्या हुआ, जैसे हमने अल्फा पार्टिकल इस पे गिराए, फॉल कराए, तो देखो क्या हुआ, कुछ अल्फा पार्टिकल आपके स्ट्रेट लाइन में निकल गए। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल कुछ स्ट्रेट लाइन में निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि जो एटम है, एटम में जो ऑर्बिट्स हैं, उन ऑर्बिट्स में हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट नहीं करता है। मतलब हम सिंपल सी बात बोलें, ये तो सिंपल सी मैंने ये बात की, हर एक इलेक्ट्रॉन और हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट नहीं करता है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो चीज बोल रही है वो ये है, सिंपल उन ऑर्बिट्स के बीच में क्या होता है, गैप होता है। ऐसा नहीं है कि आपका एक के बाद एक ही ऑर्बिट होगा, ऐसा नहीं होगा, सिंपल उनके बीच में भी क्या होती है, डिस्टेंस होती है, कुछ ना कुछ गैप रहेगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्बेडेड। मतलब क्या होता है, खाली होता है। मतलब सिंपल सी, जैसे मान लो आपने ये ऑर्बिट्स बनाई, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ये न्यूक्लियस है, तो इनके बीच में क्या है, ये गैप है। इस गैप का मतलब सिंपल यही है, ये जो डिस्टेंस है, तो वो इसी वजह से क्या निकल रहे हैं, स्ट्रेट पाथ में निकल रहे हैं। इस बात को समझना, मतलब क्या हो गया, मोस्ट ऑफ, जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, दो घर हैं, दो घरों के बीच में डिस्टेंस है, ऐसे खाली खाली, एक बीच में प्लॉट पड़ा हुआ है, फिर बगल से, तो मतलब क्या है, सिंपल उसी गैप को बता रहा है। तो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं कि आप भी समझते हो कि ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल भर दिया जाए, है ना, सिंपल कुछ ना कुछ तो स्पेस रहता है ना, तो सिंपल स्पेस है। ठीक है, उसी स्पेस को हम बोल रहे हैं सिंपल, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्बेडेड, खाली होता है। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। चलो, अब क्या हुआ, कुछ अल्फा पार्टिकल निकले और वो कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। क्या हो गए, कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, तो जब डिफ्लेक्ट हुए कुछ एंगल पे, जैसे तो डिफ्लेक्ट हुए, इसका मतलब ये बोला कि कहीं ना कोई हाईली डेंस पार्टिकल रखा हुआ है, जिससे ये रेज क्या हो गई हैं, बोलो डिफ्लेक्ट हो गई। ऐसा समझो, जैसे मान लो आपके कहीं पंगा हो गया, आपकी लड़ाई हो गई। अब जब आपकी लड़ाई हो गई, मान लो वो चार लड़के आपको देख रहे हैं, पीटने के लिए खड़े हुए हैं, बिल्कुल डंडा वंडा हॉकी वॉकी लिए बिल्कुल खड़े हैं, आप अकेले हो, आपके भी दोस्त नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, अब उन पे ज्यादा हो गए ना, वो हाईली डेंस है, ताकतवर है, जब ताकतवर है तो अब आप क्या करोगे, आप जाते ऐसे थे, अब जाओगे कैसे, इस तरीके से मुड़ जाओगे। मुड़ोगे या नहीं मुड़ोगे, बोलो, डिफ्लेक्ट हो गए ना, देखो डिफ्लेक्ट हो गए, क्यों, कहीं ना कहीं एक हाईली डेंस पार्टिकल रखा हुआ था, तो आप डिफ्लेक्ट हो, या तो इस गली से जाओगे, इस गली चला मैं, या मैं इधर चला, या मैं उधर चला, सिंपल इस तरीके से। ठीक है, तो देखो, तो डिफ्लेक्ट हो गए। इसका मतलब सिंपल ये बोला उन्होंने, क्या है, कहीं ना कहीं हाईली डेंस पार्टिकल रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ अल्फा पार्टिकल, ध्यान समझना, कुछ अल्फा पार्टिकल जिस पाथ पे गए थे उसी पाथ पे लौट के आ गए। मतलब 180 डिग्री पे, कितना, जिस पे गए थे उसी पाथ पे लौट के आ गए। मतलब सिंपल सी बात है, आप बोले नहीं मैं तो किसी से नहीं डरता, मैं तो जाऊंगा उसको मारूंगा, तो बस गया बच्चा इस तरीके से, हीरो बन के जा रहा, हीरो बन के इस तरीके से। ठीक है, और बस वहां वो 4-5 थे, उनने ठोका पीटा अच्छे से दबा के, बस जिस गली आए थे और रोते हुए आ गए, ऐसे इस तरीके से, समझ सकते हो, है ना। तो सिंपल सी बात है, तो भाई पंगे नहीं लेना। तो ये क्या था, इसका मतलब उन्होंने बोला जो हाईली डेंस पार्टिकल रखा हुआ है ये बहुत ज्यादा ताकतवर है ना। अच्छा, मतलब इस हाईली डेंस पार्टिकल को ही, ये सिंपल, इसी हाईली डेंस को बोला इन्होंने क्या, न्यूक्लियस। क्या बोला, न्यूक्लियस। एक्चुअल में मैं एक बात बता दूं आपको, रदरफोर्ड ये एक्सपेरिमेंट नहीं, न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं कर रहा था, वो कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और उससे अनजाने में न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई। वो करने कुछ और जा रहा था, हो कुछ और गया। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, न्यूक्लियस को डिस्कवर कर दिया।
तो एक बात क्लियर हो गई। देखो बच्चों को गड़बड़ होता है, बच्चा यहाँ पे आंसर देता है, यदि उससे पूछा जाता है प्रोटॉन की डिस्कवरी बताओ तो रदरफोर्ड दे देता है। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है, और जो प्रोटॉन की डिस्कवरी की है वो आपकी डिस्कवरी की है किसने? ई गोल्डस्टीन ने। इस बात को ध्यान रखना, मैंने वहां भी बताया था आपको, ठीक है। ये बात क्लियर आपको, आई होप आपको क्लियर होगी। जो जो हाईली डेंस रखा हुआ है सेंटर पे, कहां पे? सेंटर पे, वो भी बहुत स्मॉल स्पेस में, स्मॉल स्पेस में, इसी को हम बोल रहे हैं सिंपल न्यूक्लियस बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूं सिंपल इस तरीके। देखो अल्फा स्कैटरिंग पूरा रखा हुआ है सिंपल, ठीक है। इसको हमने अल्फा पार्टिकल बोला, ये स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल हो रहा है, इसको मैंने न्यूक्लियस बोला। तो क्या लिखा हुआ है, मैंने सारी बातें आपको बताई हैं, अब बस अपने देखो देखते हैं। लिखा हुआ रदरफोर्ड कैरीड आउट experiment on the bombardment of thin 10⁻⁴ millimeter gold foil with high speed positively charged alpha particle emitted from radium and gave the following observation based on this experiment। हमने भी ये चीज बताई थी कि उन्होंने क्या लिया था? गोल्ड फॉइल लिया था। और वो गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया था? क्योंकि वो हाईली मैलिएबल और हाईली डक्टाइल होती है, इसीलिए उन्होंने क्या ली थी? गोल्ड फॉइल ली थी। वो भी किस मिलीमीटर की ली है? कितनी थिन ली है? 10⁻⁻14 mm की ली हुई है। ये बात क्लियर, ठीक है। अब देखो वो जो ऑब्जर्वेशन हमने बताया थे वही ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, देख सकते हो आप। जैसे देखो इस तरीके से, देखो ये क्या आ रहा है, ये आप देख रहे होगे यहाँ पे सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, और जैसे ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, जो गोल्ड फॉइल से क्रॉस किया, जो स्क्रीन पे आपको व्हाइटिश समझ में आ रहा होगा, है ना। देखो ये क्या रहा है? व्हाइटिश समझ में आ रहा है, इस तरीके से व्हाइटिश पड़ रहा है। तो सिंपल, अब ये चीज हो गया, ये तो सिंपल उनका एक्सपेरिमेंट था। इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते, जैसा कि मैंने बताया था आपको। अब देखो तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ये मैंने ही बताया था कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल थे वो विदाउट डिफ्लेक्शन निकल गए थे। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्बेडेड, खाली होता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि बिल्कुल पास पास बिल्कुल लगा हुआ ट्रैफिक, नहीं भाई। इंसान, जैसे आप इंसान में डिस्टेंस चाहिए ना, इंसान को डिस्टेंस चाहिए भाई, रोटेशन आपस में, इसी तरीके से ऑर्बिट्स के बीच में भी डिस्टेंस होती है। तो सिंपल इसी तरीके से कैसे निकले? वो स्ट्रेट लाइन में निकल गए। अब क्या हुआ दूसरा? देखो अब दूसरा लिखा हुआ सम ऑफ देम वर डिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम देयर पाथ। कुछ क्या था, हमने अभी देखो एग्जांपल दिया था सिंपल, 4 लड़के खड़े हुए हैं, है ना। अब वो कैसे हैं? वो ताकतवर, तुम अकेले हो। अब तुम्हारे तो दंगे हो गए थे स्कूल में, अब वो गए, वो तो खड़े हो गए तुम्हें रास्ते में, तुम क्या हो जाओगे? डिफ्लेक्ट हो जाओगे ना इस तरीके से। तो सिंपल सी बात है, तो वो भी क्या हुए? डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ पार्ट्स क्या हुए थे? जो अल्फा पार्टिकल थे वो डिफ्लेक्ट हो गए, अलग पाथ पे चले गए, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल 10,000 में एक क्या आ रहा था? वापस लौट के आ रहा था, ठीक है। वो क्यों आ रहा था? क्योंकि उसको क्या मिल गया था? हाईली डेंस पार्टिकल मिल गया था। मतलब सिंपल सी बात है, हाईली डेंस पार्टिकल मिला तो उसी पाथ पे वो क्या हो गया? 180 डिग्री पे लौट के भी आ गया, ठीक है। उसी हाईली डेंस पार्टिकल को क्या बोला उन्होंने? सिंपल न्यूक्लियस बोला। क्या बोला? न्यूक्लियस बोला। तो ये चीज भाई लोग क्लियर हो गई, बोलो। तो अच्छे से आपको ये एक्सपेरिमेंट इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे इसके बाद, देखो यदि हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, अब हम रदरफोर्ड का न्यूक्लियर एटम यदि देखा जाए, किस तरीके से उन्होंने एटम के बारे में बताया। उन्होंने सिंपल ये बताया था, देखो न्यूक्लियस कहाँ रखा हुआ है? सेंटर पे रखा हुआ है, बहुत ही स्मॉल स्पेस में। कहाँ रखा हुआ है? स्मॉल स्पेस में न्यूक्लियस रखा हुआ है, और उस न्यूक्लियस के चारों ओर, है ना, अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? रोटेट हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? रोटेट हो रहे हैं। और जो न्यूक्लियस है वो कैसा है आपका? हाईली पॉजिटिवली चार्ज है। क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। इस बात को क्लियर है ना। तो देखो समझ सकते हो यहाँ पे। और जो न्यूक्लियस होगा सिंपल, वो किस किस को कंटेन करेगा? जो न्यूक्लियस कंटेन करता है वो नंबर, वैसे तो न्यूक्लियस में बहुत कुछ होता है, न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एंटी न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, बहुत कुछ होता है। लेकिन सिंपल यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जैसे ही आपका यदि हम पूछे नंबर ऑफ न्यूक्लियस में क्या क्या है, तो आप अभी याद रखो से प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये रहता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। इसी को हम यदि कंबाइंड फॉर्म में बोलेंगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? जब इनको कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं तो न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। एक नया नाम आता है
न्यूक्लियॉन्स, जो किससे है, जिसमें प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियस के बारे में, विच इज ए स्मॉल इन साइज बट कैरीज द एंटायर मास, कंटेन्स ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। सिंपल सी बात है, ये मैंने ही बताया था कि क्या रखा हुआ है, पूरा का पूरा मास कैरी कर रखा है, कौन सा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही तो है। आपने देखा था मास नंबर, याद है, याद है किसी को मास नंबर हमने बताया था वहां पे, और मास नंबर क्या होता था, सिंपल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यही होता था। तो सिंपल यही क्या है, पूरे एटम का मास को कैरी कर रखा है, ठीक है। अच्छा फिर देखो अब क्या बोला उसने, अब यहां पे बोला विच कंटेन्स इलेक्ट्रॉन, दिस मॉडल वाज सिमिलर टू द सोलर सिस्टम। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो एटम का स्ट्रक्चर मानते हैं, बहुत से लोग मानते हैं लाइक अ सोलर सिस्टम मानते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो रोटेट हो रहा है वो बहुत से लोग ऐसे मानते हैं इलिप्टिकल पाथ में रोटेट हो रहा है, कुछ लोग सर्कुलर पाथ मानते थे, कुछ लोग स्फेरिकल पाथ मानते थे। तो डिफरेंट एग्जम्पशन है, लेकिन अभी हम यही मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो रोटेट हो रहे हैं वो इलिप्टिकल पाथ में हो रहा है, ठीक है। अब देखो एक बात और बता देता हूं, जो न्यूक्लियस होता है वो आपका 10⁻⁻15, जिसको जो न्यूक्लियस का साइज होता है इसको बोलते हैं 1 फर्मी। क्या बोलते हैं, 1 फर्मी। ये सिंपल 10⁻⁻15 मीटर का होता है, या हम इसको बोलते हैं फर्मी, 1 फर्मी, ठीक है। तो आपसे न्यूक्लियस का साइज पूछा जाए कभी भी तो आप क्या बोलोगे, 1 फर्मी का होता है। एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में यदि हम देखें तो हम पहले ही हमने पॉइंट बताया था, याद हो, न्यूक्लियस जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है, 1 फर्मी के समथिंग होता है ना। एक फर्मी में कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता था। और ये कैसा होता है, ये हाईली पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, जैसा आप यहाँ पे लिखा हुआ देख भी सकते हो, देखो क्या लिखा हुआ है। और न्यूक्लियस इज ए स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन, और ये जहां पे रखा होता है वो कैसा होता है, मतलब जहां भी रखा होता है वो क्या होता है, सिंपल सेंटर ऑफ द एटम। जैसे आपने देखा है इस तरीके से, आपने सोलर सिस्टम सुना होगा, सोलर सिस्टम कैसा होता है, जैसे ये इस तरीके से, देखो ये हो गया सिंपल आपका सेंटर, और इसके चारों ओर क्या रोटेट हो रहे हैं, देखो आप इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। अच्छा अब देखो अब क्या है, ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम दैट इज प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो सारा का सारा प्रेजेंट कहाँ है, वो सारा का सारा प्रेजेंट है आपका न्यूक्लियस में। ये भी हमने बताया था। न्यूक्लियस कंटेन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड हेंस दीज पार्टिकल कलेक्टिवली आर आल्सो रेफर्ड टू एज न्यूक्लियॉन्स। मतलब हमने आपको बताया था, याद हो, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को हम साथ में मिलके बोलेंगे तो क्या बोलेंगे साथ में, उनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। मतलब न्यूक्लियॉन्स सिंपली क्या होते हैं, आपके जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो होते हैं सिंपल आपके प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इनको ही हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस होता था वो क्या होता था, 1 फर्मी यानी 10⁻⁻13 सेंटीमीटर बोल दो, या आप बोल सकते हो 10⁻⁻15 मीटर। ये मैंने सारी बातें आपको बता दी थी, तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, अब हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स की। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड ने सारा कुछ बता दिया। अब क्या होता है, जब कोई थ्योरी देता है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, अब उन्होंने तो चलो ठीक है अपनी थ्योरी बना दी, अब क्या हुआ, अब बहुत सारे साइंटिस्ट आए सारे, अब उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी, देखो भाई ये होता है, ऐसा ये होता है, ऐसा ये होता है, उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। उनसे क्वेश्चन पूछे गए, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, जब उन्होंने अपना सारा कुछ बता दिया तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग, सुनना यहाँ पे, मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। बोलो, मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, है ना। जब मास कन्वर्ट होता है एनर्जी पे, और इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन हैविंग मास, इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है। यदि आपको पता हो कितना मास होता था इलेक्ट्रॉन पे, बोलो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता था सिंपल आपका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg आता था, यही होता था। तो देखो इलेक्ट्रॉन के पास क्या मास भी है। अच्छा
अब मास कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी के फॉर्म में। अब इलेक्ट्रॉन हैविंग मास, तो एक बात आना, जब इलेक्ट्रॉन हैविंग मास है वो पर्टिकुलरली चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, तो देखो तो मास भी क्या होगा एक टाइम बाद, बोलो मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और एनर्जी में कन्वर्ट होते 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 एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि वो किस पे खत्म गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस पे गिर जाना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो रदरफोर्ड से जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो रदरफोर्ड साहब इसका जवाब नहीं दे पाए। मतलब यहां पे सिंपल मतलब यही है कि रदरफोर्ड साहब ने क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो देखो रदरफोर्ड साहब इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, किसको, रदरफोर्ड डज नॉट एक्सप्लेन, बोलो किसको, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैं इस चीज को यदि समझाना चाहूं, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, मास इज कन्वर्टेड इनटू क्या, मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। आप खाना खाते हो, बोलो खाना खा लिया आपने, मास ले लिया, अब आपको मैंने बोला अब आप 50 किलोमीटर दौड़ो, क्या होगे, आप दौड़ते जाओगे दौड़ते जाओगे दौड़ते जाओगे दौड़ते, इस तेजी से दौड़ रहे हो और आप क्या धीरे धीरे कम थकते जाओगे, हाँ सांस फूलने लगेगी, सांस फूलने, और दौड़ोगे दौड़ एक टाइम बाद हाँ नीचे गिर जाओगे। तो सिंपल इसी तरीके से। लेकिन यहाँ भी वही चीज़ है, यदि मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी के फॉर्म में हो रहा है तो यहाँ भी यही है, जब इलेक्ट्रॉन के पास मास है तो वो न्यूक्लियस पे गिर जाना चाहिए। मतलब किस पे हो गया, यदि फॉल ऑन न्यूक्लियस है ना, तो सिंपल इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए या एटम डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, एटम इज डिस्ट्रॉय बट इट इज नॉट पॉसिबल। बट यदि ऐसा होता तो आपको भी पता है कि ये क्या हो जाती, बोलो इट इज नॉट पॉसिबल। यदि ऐसा होता तो हम और आप भी आज एडजस्ट नहीं कर रहे होते। सिंपल सी बात है। इस चीज को क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको, ठीक है। ये आप एडजस्ट नहीं कर रहे होते। तो सिंपल यहां पे बोल रहा है, यदि हम बात करें तो रदरफोर्ड डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड ने किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लिखा हुआ अभी यदि आप देखेंगे यहां पे सिंपल, इट डज नॉट ओबे द मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अकॉर्डिंग टू इट अ स्मॉल चार्ज पार्टिकल्स मूविंग अराउंड एन अपोजिट चार्ज सेंटर कंटिन्यूअसली लॉसेस इट्स एनर्जी। ये क्या कर रहा है, जब वो अपोजिटली चार्ज एटम्स हैं या अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो सिंपली कंटिन्यूअसली क्या होता जाएगा, बोलो एनर्जी से एनर्जी मास किस में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा। एनर्जी कन्वर्ट होगी तो मास किस एनर्जी में फॉर्म में हो रहा है, तो सिंपल एक टाइम बाद थक जाएगा तो किस में गिरेगा, बोलो गिर जाएगा। तो इस तरीके से किस पे, न्यूक्लियस पे। लिखा हुआ है इफ एन इलेक्ट्रॉन डज सो इट शुड आल्सो कंटिन्यूअसली लॉस इट्स एनर्जी। इसीलिए सिंपल सी बात है कि जब इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है, और जब कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है तो वो भी एक टाइम बाद किस पे गिर जाएगा, बोलो न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। तो लिख सो शुड सेट अप स्पेशल मोशन अल्टीमेटली फॉलिंग इनटू द न्यूक्लियस। तो मतलब इस तरीके से आप देख सकते हो वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देखो भाई खत्म हो गया। देखो इस तरीके से आप समझ सकते हो व्हाट वुड बी हैपन। तो सिंपल देखो खत्म, हटाओ, एटम खत्म होना चाहिए इस तरीके से, तो लेकिन होता नहीं है, ठीक है। तो एक बात तो प्रूफ हो गई, पहला ड्रॉबैक था इनका, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में आता है लिखने को। तो पहला ड्रॉबैक यही है, रदरफोर्ड डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब दूसरा ड्रॉबैक की बात आती है, तो ध्यान समझना क्या है दूसरा ड्रॉबैक। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नेचर। सिंपल सी बात बताऊं मैं इन सिंपल शब्दों में, it does not explain हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इन सबको एक्सप्लेन किया था, नील्स बोहर आए थे इसके बाद, उन्होंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। अब फिर क्या होगा जब इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जो किस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मैं ये चीज भी समझा देता हूँ। एक्चुअली स्पेक्ट्रम बन कैसे रहा है, बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा। जैसे ये न्यूक्लियस है,
ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरीके से, ठीक है। ये आपके ऑर्बिट्स हो गए, ऑर्बिट्स में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होंगे, है ना। ऑर्बिट्स में आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे होंगे, रोटेट हो रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो आपको मैं सिंपल एक शब्दों में समझाता हूं, मैं आपको ही मान ले रहा हूं। आप मान लो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हम आपको बंद कर दे रहे हैं, यू आर लाइक अ इलेक्ट्रॉन, हम आपको एक कमरे में बंद कर दे रहे हैं, आपको घुमाने नहीं ले जाते हैं आपके पेरेंट्स, आपको कहीं नहीं ले जाए, आपको सिर्फ बंद है, आपको सिर्फ वहीं खाना दे दिया जाए, वहीं पीना दे दिया जाए, तो आप क्या करोगे, एक टाइम बाद आपका मन करेगा ना बाहर घूमने का, है ना, बाहर घूमने का मन करेगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का भी क्या होता है, मन होता है ना भाई, कि भाई वो भी घूम आए, वो इस ऑर्बिट में, वो अपर ऑर्बिट में जाएगा, हायर ऑर्बिट में जाएगा। जब आपको जैसे घूमने जाना है तो आपको घूमने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए ना भाई, तो यहाँ पे इनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, आपको एनर्जी के फॉर्म में पैसा चाहिए, यहाँ पे इनको एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी कहाँ से लेंगे, अब ये एनर्जी जो लेते हैं ये सिंपल एनर्जी लेते हैं नेचर से, फोटॉन्स आ रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, ले लेंगे एनर्जी। अब क्या होगा, जैसी एनर्जी लेंगे तो ध्यान समझना क्या होगा, अब एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऊपर जाता है, घूमने चला गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूमने चला गया ऊपर। वो भी कितने टाइम के लिए जाता है पता आपको, यू कैंट बी बिलीव इट, ये सिर्फ 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए जाता है। इस ऑर्बिट को बोलते हैं इसके रिस्पेक्ट में फॉरेन ऑर्बिट। जैसे आपके लिए आप जाओ बाहर तो वीजा चाहिए ना, वीजा कितने टाइम के लिए, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, तो इसको वीजा कितने टाइम के लिए मिलता है, सिंपल 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए वीजा का परमिट मिलता है। अब देखो अब क्या होगा, इस तरीके से हो गया। तो आप ऐसे इसको और मैं अच्छे तरीके से समझाऊं, आप मान लो आप जब घर से स्कूल जाते थे, है ना, स्कूल जाते हो, घर से स्कूल जाते हो, तो सिंपल आप फास्ट जल्दी जाते हो, लेट ना हो जाए, जल्दी पीरियड में पहुंचना है, क्लास अटेंड करनी है, जल्दी जाते हो। ठीक है भाई, जल्दी पहुंच गया, ये भी पहुंच गया जल्दी। अब आपको लौटना है वहां से, तो लौटना है, तो लौटने में मान लो अब आपका मन किया कोल्ड ड्रिंक पीने का, तो आप कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। आपका मन किया किसी के दोस्त के यहाँ पे जाने का, तो वहां भी जाएंगे, जाते हैं ना आप इस तरीके से। सेम इलेक्ट्रॉन भी, अब इलेक्ट्रॉन के पास भी चॉइसेस हैं, वो यहाँ भी आ सकता है और वो डायरेक्ट यहाँ भी आ सकता है, वो चॉइसेस है, वो कैसे भी आए। जब वो ऊपर से नीचे आता है, ध्यान समझना, जब वो ऊपर से नीचे आता है इलेक्ट्रॉन, तो देखो जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो वो क्या करता है, सिंपल एनर्जी को लॉस करता है ना, एनर्जी को लॉस क्या, सॉरी, एनर्जी को रिलीज करता है। क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। देखो जैसे आप बाहर जाते हो, आपके लिए क्या होता है, कैमरा होता है, ऐसे इसके लिए भी क्या होता है, एक स्पेक्ट्रोमीटर होता है, सिंपल यहाँ पे लगा होता है, वो फोटो कैप्चर कर लेता है और उसको क्या मिलता है, स्पेक्ट्रम मिलता है ना। और जो अब एनर्जी जो एनर्जी रिलीज करता है, ये सारी की सारी एनर्जी होती है आपकी विजुअल रीजन में। विजुअल रीजन समझते हो कहाँ से कहाँ तक होता है, जो हम खुली हुई आंखों से देख पा रहे हैं, आप हमें देख पा रहे हो, ब्लैक कलर येलो कलर से केल्विन लिखा हुआ है, जो भी कुछ देख पा रहे हो आप कैमरे से हमें देख पा रहे हो, सब सिंपल हम विजुअल रीजन में है, ठीक है। ये जो रीजन होता है यहाँ पे, ये होता है आपका 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में, ठीक है, ये होता है। अब देखो, अब यहाँ पे जैसे ये गया ऊपर से नीचे आ रहा था, तो एनर्जी का क्या किया, रिलीज किया। जब एनर्जी रिलीज किया तो उसको कैप्चर किया, तो यही क्या बनता है, स्पेक्ट्रम बनता है। क्या बनता है, स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है। ये बात तो अब क्लियर हो रही होगी आपको। तो मतलब सिंपल सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को लिया, ये ऊपर गया, ऊपर से जब नीचे आता है तो एनर्जी को रिलीज करता है। जो एनर्जी किस रीजन में होती है, विजुअल रीजन में होती है, और उससे क्या मिलता है, स्पेक्ट्रम मिलता है। उस स्पेक्ट्रम को रदरफोर्ड साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए, उस स्पेक्ट्रम को रदरफोर्ड साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मतलब यहां पे यदि बोला जाए तो सिंपल, यहां पे मिला क्या होगा आपको, बेबीग्योर मिला होगा, है ना, बेबीग्योर 7 कलर्स मिलते हैं, उसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी कि रदरफोर्ड इट डज नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो एक बात तो यहां पे क्लियर, दो चीजों को एक्सप्लेन नहीं करता, एक पहला किसको, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को, और दूसरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। लेकिन एक बात मैं बता दूं, रदरफोर्ड ने जैसे ही
न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी तो एक अलग ही दुनिया आ गई थी आपकी, एक अलग ही केमिस्ट्री आ गई नई। उस केमिस्ट्री का नाम है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। मतलब डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आ गए, लोग सोचने लगे। अब इससे पहले न्यूक्लियर केमिस्ट्री से पहले देखा जाए तो सारा का सारा है ना, सारा का सारा काम हम थर्मोडायनेमिक्स पे करते थे। लेकिन इसके बाद क्या होने लगा, बोलो, न्यूक्लियर केमिस्ट्री पे काम होने लगा। आप देख भी रहे हो हर जगह न्यूक्लियर केमिस्ट्री पे काम हो रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्सेस पे जो भी बम वगैरह बनाए जाते हैं, या सन से भी जो लाइट आ रही है वो भी कैसे, अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री है वहाँ पे। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब इसी के साथ ये, चलो ये तो थ्योरी हमने खत्म कर दी, अल्फा स्कैटरिंग ये सब मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया रदरफोर्ड का। लेकिन इस रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स बहुत अच्छे से याद रखते रहना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में आपके लिए। अब हम चलते हैं, थोड़े से हम टर्म्स पढ़ लेते हैं, आइसोटोप्स और आइसोबार्स किसे बोलते हैं, इनके बारे में भी हम समझ लेते हैं। चलो चलते हैं। तो हम आइसोटोप्स किसे बोलेंगे, देखो आइसोटोप्स, आइसो मतलब सेम, ठीक है। तो आइसोटोप्स उसे बोलते हैं जहां पे सिंपल आपके सेम एटॉमिक नंबर हो, एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सिंपल आइसोटोप्स। जैसे ध्यान समझना, उसे हमने क्या बोल दिया, आइसोटोप्स। तो देखो कैसे, जैसे मान लो हमने हाइड्रोजन लिया, या इसको हम बोलते हैं प्रोटियम, 1H1 1H2 1H3, इस तरीके से लिख दिया, है ना। या कुछ लोग इसको इस तरीके से भी लिखते हैं 1H1, ठीक है, 1H2, गलत नहीं है, और 1H3, ठीक है। तो देखो आप देख सकते हो एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। देखो एटॉमिक नंबर 1 1 1 सेम है। इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन या प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, इसको बोलते हैं ट्रीटियम, ठीक है। ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। दीज आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, अब एक टर्म और आता है आइसोबार्स। आइसोबार्स किसे बोलेंगे, आइसोबार्स उसे बोलते हैं हम सेम एटो क्या होते हैं, सेम मास नंबर होते हैं, मास नंबर, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स, इनको भी याद रखना है आपको। इसी के साथ ये टॉपिक होता है यहीं पे समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। अभी के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।